हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ जुलाई मंथली मैगजीन और ये हम लोग साइंस एंड टेक कर रहे थे। तो उसी में हम लोग ने शॉर्ट्स इन न्यूज़ कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, बट इसी का नेक्स्ट अभी हम लोग कवर करेंगे जो कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था न्यूज़ इन शॉर्ट्स का। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा एंड रिमेनिंग पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके देख लो। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही कम समय में आई थिंक वो 50 मिनट का वीडियो रहा है एंड ये रहेगा 10 to 15 मिनट का, और इसमें हम लोग पूरा का पूरा साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लेंगे। देखो, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा बिकॉज आपको पता है कि बहुत कम करके भी नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक मंथ का पूरा साइंस एंड टेक को कवर करना इन 1.5 आवर इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको इस तरह से कवर करो तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म में रहेगा। और आप आई होप कि न्यूज़पेपर डेली कवर कर रहे होगे, और वैसे मैं एक अभी मुझे लाना है न्यूज़पेपर का वीडियो, सो उसमें कंप्रिहेंसिवली पूरा कवर रहेगा। तो जब फिर से आप रिवाइज करोगे करंट अफेयर का मंथली मैगजीन तो उसमें अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने लूनर केव तक छोड़ दिया था, यहाँ से हम लोगों को करना था इस वीडियो में, और उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, लूनर केव बेसिकली है क्या, तो अभी रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि किस तरह से मून पे एक ये केव बना हुआ है। ठीक है, और उस केव का इन्होंने बताया कि किस तरह से उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले एक खास बात यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये केव जो है ये रिकॉर्डेड एट द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, जैसे होता है इसका नाम स्पेशल दिया गया है और ये पूछा भी जा सकता है, जिसको कि शांति का सागर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पूछता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये क्या है। बेसिकली एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैंड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक लार्ज डार्क और बैलिस्टिक प्लेन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, और ये लूनर सरफेस पे चंद्रमा पे देखने को मिलता है। तो ये बस ध्यान रखना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऐसा मत कर देना कि कहीं सी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, ये प्लेन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूनर केव अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे लूनर केव ये ऐसा माना जाता है कि ये बेसिकली जब वोल्केनो आया था उस प्रोसेस में ये क्रिएट हुआ है, चंद्रमा पे जब वोल्केनो देखने को मिला, और इससे ये साइंटिस्ट एग्जामिन कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोग को स्टडी करने में कि किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ है मून का। ठीक है, वो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, तो इसका एक बेनिफिट यहाँ से देखने को मिलता है। इसका और अगर सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें इस डिस्कवरी का, तो ये बताया जाता है कि ये तो हो गया कि हाँ, किस तरह से मून का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, वो वोल्केनो आपको पता है कि किस तरह से वोल्केनो से बहुत सारे ऐसे फाइंडिंग और स्टडी किए जाते हैं, तो फाइनली पता चलता है। बट इसका अगर एक पॉजिटिव वे में देखें तो इसको शेल्टर की तरह यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। बेसिकली आपको पता है कि अगर वो मून है तो बहुत सारे ऐसे रेडिएशन इमिट होते होंगे कहीं ना कहीं, तो उस तरह से एस्ट्रोनॉट को कैसे वहाँ से बचाया जा सके उस रेडिएशन से, तो एज अ केव उसमें शेल्टर के टाइप से यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, लूनर केव को, तो बस इतना यहाँ से हम लोग को जानना था। ठीक है, नाउ सी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, SMRS है क्या। तो बजट 24-25 में अनाउंस किया गया कि सेंटर जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगी, और ये पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर। ठीक है, ये हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग किस तरह से स्टेप्स लिया है, और ये बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 के अंदर ये बेसिकली इसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को परमिट नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज से। तो इस कारण से जो है ये प्राइवेट सेक्टर को परमिट नहीं दिया जाता था इस चीज़ में। बट अभी ये अनाउंस किया है इस बजट 24-25 में कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि भारत स्मॉल रिएक्टर को डेवलप कर सके। तो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर का इस लाइन में। ठीक है, तो BRS जो है ये हम लोग देख लेते हैं, ये अलाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड, जो कि इसमें बेसिकली देखने को मिलता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को किस तरह से आगे अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक अलग ही इसका अपना यूजेज है। ठीक है, इसका अपना सिग्निफिकेंस है, तो इसको भी बढ़ावा देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एंटायरली न्यू कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा, जैसे SMR है, तो उसको किस तरह से एक फैक्ट्री मेड पर्पस से किया जाए, एक अलग न्यू कंसेप्ट पे बिल्ड किया जाए, इजली असेंबल्ड कैसे किया जा सकता है, ये सारा चीज़ जो है इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो रिएक्टर बनेगा, देखो जो BRS जो है ये बेस्ड ऑन द इंडियाज़ का, अभी जो बेसिकली इंडिया में बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे अभी बेस्ड है, तो इसी के बेस्ड में ये अभी देखने को मिलेगा BSR का। ठीक है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स। अब देखते हैं हम लोग इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है, लाइक दे कैन इन्हांस कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया इन एनर्जी बास्केट। ऑब्वियस सी बात है कि अभी किस तरह से एनर्जी का देखने को मिलता है कि इंडिया में ज़्यादातर
थर्मल का यूज होता है बाय यूजिंग कोल। तो इसमें अगर न्यूक्लियर का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे एनर्जी प्रोड्यूसिंग में अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करते हैं तो थोड़ा सा लो कॉस्ट में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्टर यहाँ पे देख लो, जैसे लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जिसमें कि 700+ मेगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें देखने को मिलता है यूनिट में, ठीक है। और स्मॉल का देख लो, इसका रेंज है 300 मेगावाट, तो ये यहाँ से समझ सकते हो। एंड माइक्रो रिएक्टर भी है। देखो स्मॉल रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, जो कि इसका पावर कैपेसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पर यूनिट है, ठीक है। अब देख लो एक और चीज़ है, दे आर मोर देन 80, अभी अभी हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो मोर देन 80 SMRS डिज़ाइन है और कंसेप्ट है, ठीक है, इस बेसिस पे। तो ये भी इंडिया में अगर स्टेप लिया जा रहा है तो इट्स गुड, ठीक है। और अब हम लोग देख लो, जैसे इसका सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो ये क्या करेगा कि फ्यूल रिक्वायरमेंट को कम करेगा। आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली एक बार अगर फ्यूल ऐड कर दिया जाता है तो बहुत सालों साल तक चलता है, ठीक है। उसको फिर तुरंत तुरंत रिफ्यूलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये 3 से 7 साल में उसको चेंज किया जा सकता है। तो जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल जो प्लांट था पहले का, तो इसमें 1-2 साल में फिर से उसको दोबारा रिफिल करना पड़ता था। तो इस तरह से इसका एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। ये सेव करेगा कंस्ट्रक्शन टाइम को, ठीक है। तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो। और साथ ही साथ ये एलिमिनेट करेगा और सिग्निफिकेंटली लोअर द पोटेंशियल ऑफ अनसेफ रिलीज। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन इमिट होता है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस और स्लजेज रिलीज होते हैं। तो उस तरह से इसको एलिमिनेशन में ये एक स्टेप्स रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे ये एक टोकमक फ्यूज़न रिएक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पॉइंट से पूछा जा सकता है। टोकमक फ्यूज़न रिएक्टर है क्या, बेसिकली एक मेथड भी है और जो अभी जापान ने एक स्टेप्स लिया, ठीक है। तो चाइना भी है और बहुत सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग कंट्रीज़। बट इस न्यूज़ में ये इस कारण से रहा कि चाइना जो है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकमक डिवाइस बिल्ड किया है जिसका नाम है HS70, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है HS70 किस वैरायटी है, क्या है, ठीक है। तो ये फ्यूज़न रिएक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियसली तो यूरोपियन यूनियन और जापान जो है इनोग्रेट किए थे JT60A से, ठीक है। ये भी नाम ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ऐसे नाम दे देगा कि HS70 JT60A से, ये किस चीज़ का है, किस वैरायटी है, कौन सा कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टोकमक फ्यूज़न रिएक्टर है, ये जापान में है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, तो यूरोपियन यूनियन एंड जापान ने मिलकर ये किया है। देखो प्लीज सपोर्ट टू द एडवांस फ्यूजन रिसर्च फॉर, ये बेसिकली आपको पता है कि ITER, इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। लाइक ये इसका बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। टोकमक क्या होता है, टोकमक आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोसेस, एक डिवाइस है। टोकमक इज अ मशीन फॉर कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, विद द टोरॉइडल शेप, ठीक है। टोरॉइडल शेप बेसिकली जैसे क्या होता है कि एक इस टाइप का समझो, ठीक है। और इसमें क्या है, मैग्नेटिक एक इसमें यूज किया जाता है, फील्ड जनरेट करता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरह से टोकमक मशीन जो है वर्क करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है, टोरॉइडल शेप में। तो ये बस ध्यान रखना है। अब देख लो जैसे कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा प्रोसेस बेसिकली देखने को मिलता है जिसमें कि 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं कंबाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि सिंबल हेवियर वन बनाता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन होता है। और फ्यूजन में बेसिकली आपको पता होगा कि किस तरह से, अगर एक ये है तो यहाँ पे अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सिंपल लेमन टर्म में देखें तो यहाँ से रिलीज करता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन होता है। तो फ्यूज़न देखो ये यहाँ पे दिया है, फ्यूज़न तो हम लोग देख लिए कि जब दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लिया एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एक हेवियर वन बनाता है जहाँ से कि बहुत सारे ऐसे एनर्जी रिलीज होते हैं और उस चीज़ को हम लोग फर्दर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, बेसिकली स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और स्मॉलर और बहुत सारे ऐसे स्मॉलर न्यूक्लियाई में रिलीज करते हैं एनर्जी। तो जैसे एक बहुत सारे बड़ा चैम्बर में अगर हम लोग लेते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो उसके बाद स्प्लिट करके ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है फिशन एंड फ्यूजन में। देखो मोस्ट फ्यूजन रिएक्टर जो है ये बेसिकली पूछा जा सकता है कि क्या यूज करता है, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आपको पता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये यूज करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, इस कारण से ये फ्यूज़न में रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ITER के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे जैसे तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में। तो ये क्या है, एक ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं इसमें, पूछेगा इंडिया है कि नहीं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा इंडिया इसमें नहीं है। देखो चाइना, यूरोप, जापान, सॉरी इंडिया भी है इसमें मेंबर, तो इंडिया है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर से इंडिया थोड़ा सा अलग ही रहता है कोई ट्रीटी वगैरह साइन करने में, ठीक है, बट ये फ्यूल और इसके कारण है, तो इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और रिपब्लिक कोरिया, रसिया एंड यूएस ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ध्यान रखना है कि आईटीआर का मेंबर है, बस इतना यहाँ से प्लेन्स पॉइंट से समझ लो। देखो करेंटली अगर बात करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो फ्रांस में हो रहा है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो किस तरह से जो है ये वेबिलिटी ऑफ फ्यूजन जो एनर्जी सोर्सेज में हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे और इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और ये क्या है कि ये लार्जेस्ट टोकमक डिवाइस होगा टू टेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, ठीक है, कि किस तरह से फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है इसमें। आईटीईआर जो है ये डिज़ाइन किया गया फॉर द हाई फ्यूजन पावर, जो गेन करेगा विद अबाउट 10 फोल्ड रिटर्न्स के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, बस इतना था। ये देखो आईटीईआर और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है, ठीक है। इंडिया फॉर्मली ये कब ज्वाइन किया, तो 2005 में, बहुत पुराना ये प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था 2005 में, ठीक है। तो आईटीईआर इंडिया अगर बात करते हैं तो स्पेशली एम्पावर करता है प्रोजेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिएक्टर, ठीक है, रिसर्च, प्लाज्मा रिसर्च के इंस्टीट्यूट को एम्पावर करने में इंडिया का इसमें एक मेजर रोल है। एंड आईपीआर जो है इज़ एन एडेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये देखने को मिलता है आईपीआर, ठीक है। अब देख लो जैसे आईटीईआर इंडिया का रिस्पॉन्सिबल, ये बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ आईटीईआर पैकेज। जैसे कि अगर बात करते हैं तो क्रायोस्टेट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे चीज़ ज़रूरत पड़ता है इसमें, तो इस कारण से यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिबल भी है इस चीज़ को प्रोवाइड करने में, डिलीवरी करने में, ठीक है। जैसे कूलिंग वाटर सिस्टम हो गया, क्रायोजेनिक सिस्टम हो गया, तो ये बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। अब हम देख लेते हैं लाइफ है टेक्नोलॉजी के बारे में। लाइफ है टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि लाइफ एंड वाईफाई किस तरह से, लाइफ है एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बट इसका भी कुछ ना कुछ एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फंडेड किया है, फंड प्रोवाइड किया है ताकि इस स्टार्टअप में, ठीक है, जो आईडेक्स आपको देखने को मिलता है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि लाइफ है टेक्नोलॉजी को डिफेंस में किस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली इस पर फोकस किया गया है इन नेवी, ठीक है। आईडेक्स जो है ये फोस्टर करेगा फोस्टर्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर, ठीक है, तो नाम से भी पता चल सकता है और इसको समझ सकते हो। ये किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर देखने को मिलता है। देखो लाइफाई जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, ये क्या है, तो ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम होता है, दोनों वाईफाई एंड लाइफाई भी वायरलेस होता है, बट वाईफाई में आपको पता है कि रेडियो वेव का यूज किया जाता है, ठीक है, वाईफाई में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि विजुअल लाइट का यूज होता है, ठीक है, और जो कि ऐसे पूछा जा सकता है टेराहर्ट्ज 400 टू 800 टेराहर्ट्ज का यूज होता है, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन। और वाईफाई क्या है, रेडियो वेव यूज करता है, ठीक है, ये इमिट करता है। अब देख लो जैसे ये ट्रांसमिट करता है जो वाईफाई है डेटा विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और किस तरह से भी एआई का भी यूज हो रहा है इस पर्पस में, तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो। वर्किंग का बात करते हैं तो ऑन ऑफ एक्टिविटी पे ये करता है कि किस तरह से जो हम लोग जो यूज करते हैं स्विच, अगर ऑन करते हैं तो लॉजिकल कोड 1 होगा, ऑफ करेंगे तो 0 होगा, तो इस तरह से वर्क करता है। एप्लीकेशंस का अगर बात कर लेते हैं तो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, बहुत जगह पे इसका है, अपना होम अप्लायंसेस में भी यूज किया जा सकता है, पावर प्लांट पे तो होता ही है, तो बहुत सारा इसका एक ब्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे इसका एडवांटेज क्या है लाईफाई और वाईफाई के ओवर में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होता ही है इसका ड्रॉबैक और एडवांटेज। देखो फास्टर्स जो लाईफाई है ये जो कम्बिनेशन ऑफ लो इंटरफेरेंस, हाई बैंडविड्थ और साथ ही साथ हाई डेटा रेट, ये लाईफाई में देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पीड अच्छा खासा है और चीपर एंड सस्टेनेबल है, इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये 10 टाइम्स चीपर है वाईफाई के कंपेरिजन में। अब देख लो जैसे ये सिक्योर करता है, सच लाइट डज नॉट पास थ्रू वॉल्स, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो रेडियो वेव, ठीक है, ये रेडियो वेव क्या है, ये बेसिकली इट प्रिवेंट इंटरसेप्शन, देखने को यहाँ पे ये मिलता है, इंटरसेप्शन से ये बेसिकली करता है। रेडियो क्या होता है कि कहीं ना कहीं भी ये क्रॉस करके जा सकता है, ठीक है, वॉल को क्रॉस कर सकता है, बट लाइट तो नहीं कर सकता ना, लाइक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका डिसएडवांटेज का बात करते हैं, तो ये बेसिकली ये शॉर्ट रेंज होता है इन कंपेरिजन टू वाईफाई, ठीक है, और कांट बी एक्सेस्ड बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन रेंज, जैसे लाइट जहाँ पे जल रहा है, ठीक है, उसके अगर अलग जाते हैं या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस बीच में ये थोड़ा सा वर्क नहीं करेगा वे में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग स्टील स्लज के बारे में, ठीक है, स्टील स्लैग।
स्टील स्लैग बेसिकली है क्या, आपको पता है कि रोड कंस्ट्रक्शन में इसका किस तरह से यूज करते हैं। तो एक गाइडलाइन अभी रिलीज़ किया गया है बाय द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है कि किस तरह जो स्टील स्लैग होते हैं उसको रोड कंस्ट्रक्शन में किस तरह से प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, ठीक है। और इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं स्टील स्लैग के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है कि एक सॉलिड वेस्ट जनरेटेड होता है, जो भी ऐसे स्टील मेकिंग प्रोसेस में उसका जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये स्टील स्लैग बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोजिशन देखने को मिलते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे ऐसे इसमें एलिमेंट देखने को मिलता है। अब देख लो जैसे की एप्लीकेशन क्या है इसका। तो रोड बेस कोर्स मटेरियल, ठीक है। इसमें रोड में हम लोग तो यूज करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। जैसे कि स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी में एक बेटर एग्जांपल है। ब्लेंडिंग मटेरियल फॉर, इसको पता है कि सीमेंट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में करते ही हैं एंड सॉइल इंप्रूवमेंट में भी इसका करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन ब्रॉड है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। बेनिफिट ऑफ SSRT के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्निकल ये इंप्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलता है, ठीक है। और स्किड रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल होता है इन कंपेरिजन टू बिटुमिनस जो हम लोग रोड में यूज करते हैं। देखो इन्वायरमेंटल का बात करते हैं तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ 19 मिलियन टन्स ऑफ स्टील स्लैग। देखो बात क्या है कि अगर कोई भी फैक्ट्री है अगर स्टील स्लैग को रिलीज कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पोल्यूशन भी बहुत सारे ऐसे कॉज होगा। बट इसको अगर हम लोग रोड में कहीं ना कहीं एक सेपरेट जगह पे यूज करते हैं तो उतना भी पोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि अगर हम लोग उसको फ्रीली छोड़ दें इन कंपेरिजन टू, ठीक है। देखो डार्क ऑक्सीजन का हम लोग देख लेते हैं, बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट से बन सकता है, ठीक है, किसी न किसी टर्म्स में। तो साइंटिस्ट अभी डिस्कवर किए हैं कि जो डार्क ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है, ठीक है। और ये डार्क ऑक्सीजन आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है यहाँ पे, और ये बेसिकली है 13,100 फीट डीप, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं डार्क ऑक्सीजन बेसिकली है का। आपको पता है डार्क ऑक्सीजन, थोड़ा सा इसको रिलेट भी कर सकते हो। तो डार्क ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन होता है बेसिकली जो कि प्रोड्यूस होता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोग स्टडी में पाया गया कि ये बेसिकली जनरेट किया जाता है बाय मेटालिक नोड्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो, मेटालिक नोड्यूल्स अलग अलग देखने को मिलते हैं सी फ्लोर पे, उसी के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है। और ये नेचुरल फॉर्मेशन अपीयर्स टू कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ द सी वाटर, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में करता है। तो इसका एक बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैरिन जो भी स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो नेचुरल मेटल फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हो सकता है कि यहाँ से ये गेन कर ले, ठीक है। प्रीवियसली अगर बात करते हैं तो इट वाज बिलीव दैट, पहले ऐसा माना जाता था कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है ये मैरिन प्लांट से आते थे, ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली हर कोई जानता है। और जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो कि डिपेंड होता है बेसिकली ऑन द सनलाइट। बट यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये जो वाटर को ही स्प्लिट करता है, ये जो डार्क ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब जो भी ऐसे यहाँ पे जो मेटल फॉर्मेशन होता है ये कैटलाइज करता है, अभी हम लोग ने देखा। तो इस तरह से यहाँ से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकता है, ऑक्सीजन गेन हो सकता है। डिस्कवरी ये बेसिकली डिस्कवरी चैलेंज कर दिया एग्जिस्टिंग पैराडिग्म अबाउट द ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन अर्थ प्लांट्स। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस चीज़ को काउंटर कर दिया, जो हम लोग पहले जो बिलीव करते थे, बट इसको काउंटर किया और बताया कि नहीं ऐसे भी ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम लोग देख लेते हैं डेनी शोवन के बारे में, ये प्रीलिम्स में इसी टर्म में पूछा भी गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अभी आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से जो एक बेसिकली तिब्बतियन एक वहाँ पे देखने को मिला केव, ठीक है, जिसका कि नाम है बेसिया कास्ट केव। वहाँ पे किस तरह से डेनिसोवियन कोई इंडिविजुअल जो बिलोंग है उसका रिमेंस इस बोन में देखने को मिला, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे पाया गया कि वो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स का जो बोन मिला है वो डेनी शोवन का है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में, डेनी शोवन बेसिकली है क्या। तो ये क्या है, एक जो होमिनिड था स्पीसीज, ठीक है, वो बेसिकली मॉडर्न ह्यूमंस से रिलेटेड है, तो उसका एक स्पीसीज है, ठीक है। तो उसी का जो एक्सटिंक्ट वर्जन है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है ये डेनी शोवन भी हम लोग बोलते हैं। और मे हैव रेंज बेसिकली ये देखा जा रहा है कि साइबेरिया टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये लास्ट आइस एज के टाइम पे हो सकता है कि मूव किए होंगे, तो वहाँ पे इनका फिर इस तरह से आए इधर, और ये देखने को मिला यहाँ पे उनका रिमेंस, ठीक है। डीएनए एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि डेनिसोवंस जो है ये रिलेटेड हैं बोथ निदर नींडरथल्स, ठीक है। तो ये है क्या, बेसिकली जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन का ही स्पीसीज था जो आइस एज के टाइम पे थे, उसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। और फिर ये है मॉडर्न ह्यूमंस, तो ये सारा चीज़ इसमें ऐसा पता चल रहा है कि उसी से कहीं ना कहीं ये जो डेनिसोवंस है वो रिलेटेड है, ठीक है। ये शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, तो इस तरह से पता चलता है कि ये जो डेनिसोवंस हैं और ह्यूमंस अभी जो देखने को मिलते हैं वो कॉमन एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। होमो ये जो है मोस्ट लाइकली लिव्ड इन अफ्रीका, ठीक है, तो होमो हिडल बर्जेनेसिस, ठीक है, तो ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, ठीक है।
और विद द बोथ मॉडर्न ह्यूमंस एंड जो निएंडरथल्स जो हम लोगों ने देखा जो आइस के टाइम पे बिलोंग करते थे। देखो लास्ट यूनिवर्सल्स कॉमन, ठीक है, एंसेस्टर्स, ये लूका ये है क्या, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। शायद ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है जब ये न्यू फाइंडिंग आया है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं लूका कुड हैव फॉर्म्ड जस्ट 300 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा बताया गया कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसके 300 मिलियन ईयर के बाद ये लुका का यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स। तो ये है क्या आ गया और हम लोग इसको देखते हैं। जैसे ये एस्टिमेट किया जाता है टू बी अराउंड 4.2 बिलियन ईयर होगो, ठीक है। हम लोग लुका के बारे में देखते हैं। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ लाइफ, जो कि बैक्टीरिया होता है, आर्किया होता है, यूकैरिया होता है, ठीक है, यूक्री, तो ये है, ये बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोब जिसको कि हम लोग लूका बोलते हैं। तो ये समझ सकते हो, ये बेसिकली अभी बिलीव किया जाता है मे बी कि और इस पे रिसर्च हो, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ नो फॉसिल्स एविडेंस टू सपोर्ट, ठीक है, तो अभी ऐसा कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिला है जो कि लूका के एग्जिस्टेंस को उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। कुछ ऐसे इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं, लाइक एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक हो गया, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। और थर्मोफाइल हो गया, ठीक है, थर्मोफाइल हीट लविंग माइक्रोब्स देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म जो कि डिपेंड करता है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो उसको बाद क्या होता है कि वो सारा का सारा ऐसे वर्क करके वो अमोनिया में ट्रांसफर करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये समझ सकते हो, कहीं ना कहीं टर्न पे पूछा जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है, ये मे बी कि कभी कभी उसका मूड ऑफ होता है, यूपीएससी का तो पूछ लेता है, ठीक है ना, आपको पता है कि किस तरह से अवार्ड में भी पूछा जाता है, तो ये यहाँ से रिलेट कर सकते हो। देखो ये 6 मेंबर स्टूडेंट टीम फ्रॉम इंडिया ये हैव सिक्योर्ड 4 गोल्ड मेडल, जैसे एक सिल्वर मेडल, एक ऑनरेबल मेंशंस, और साथ ही साथ जो आईएमओ है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में ये 6 मेंबर जो हैं स्टूडेंट के, ये इन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है, 4 और एक सिल्वर एंड एक ऑनरेबल मेंशंस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन इन आईएमओ, ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, जो कि बेसिकली ये देखने को मिल रहा है 1989 से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आईएमओ के बारे में। तो ये है क्या, इट इज़ दी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैथमेटिक्स कंपटीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई स्कूल स्टूडेंट को दिया जाता है और एनुअली ये देखने को मिलता है अलग अलग कंट्री में, ठीक है। पहला आईएमओ जो है बेसिकली रोमानिया में हुआ था 1959 में, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है ये अवार्डेड एज दी ऑनरेबल मेंशंस ऑफ गुड एफर्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि और क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। सो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा इस वीडियो को ख़त्म कर लिया, और न्यूज एंड शॉर्ट्स जो भी थे और साथ ही साथ जो भी ऐसे थ्योरी एक जो प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी रिमेनिंग जो इन्वायरमेंट आई थिंक हाँ वो तो कवर कर लिए हैं। बाकी अब जा करके देख सकते हो जुलाई का ऑलरेडी बनाया गया है पीडीएफ, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे टेलीग्राम में डाल देंगे, और जुलाई का जो भी ऐसे प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ से आप जा करके बाकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।